हेलो बच्चों, हाय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 1 का पार्ट 2 रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। ओके, तो रिफ्लेक्शन यानी क्या? तो रिटर्न बैक, ओके, अ रे ऑफ लाइट रिटर्न बैक इन अ डिफरेंट पाथ, दैट इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन यानी क्या बेटा? तो रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम अ मीडियम, रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम अ मीडियम। ओके, कोई भी एक मीडियम में से पास हो रही है, रे ऑफ लाइट पास हो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो हमें पता है बेटा कि भाई लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ओके, बट कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? तो कंडीशन है भाई मीडियम सेम होना चाहिए। अगर सेम मीडियम है तो, और उसमें एक और कंडीशन ऐड है भाई सेम डेंसिटी भी होनी चाहिए। जो मीडियम है उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोला हमने? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another obliquely is called reflection of light। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट है, कोई भी एक मीडियम में से, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ एक मीडियम है एयर, ओके, और दूसरा मीडियम है ग्लास ब्लॉक। ये ग्लास ब्लॉक है, ओके, रेक्टेंगुलर जो शेप दिखाया है वो क्या है? ग्लास ब्लॉक। तो यहाँ रे ऑफ लाइट जब ऑब्लिकली पास ऑन हो रहा है, यानी यहाँ से ये एक हमारा इंसिडेंट पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? इंसिडेंट पॉइंट। ओके, ये जो ग्लास ब्लॉक है उसका और ये एयर दोनों की क्या है? बॉर्डर है। ये दोनों की क्या है बेटा? बॉर्डर। तो यहाँ से यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, यानी ये क्या हुआ? हमारा नॉर्मल हुआ, जो हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा हुआ है बेटा। ये क्या है? नॉर्मल। तो जो इंसिडेंट रे है ऑब्लिकली, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल होना चाहिए। ओके, तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्लियर बच्चों? ओके, तो रे ऑफ लाइट चेंज डायरेक्शन, यहां आप देख रहे हो रे ऑफ लाइट चेंज डायरेक्शन एट अ पॉइंट ए, पॉइंट ए पे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एक्चुअल डायरेक्शन क्या था? तो आप यहां देख सकते हैं ये उसका एक्चुअल डायरेक्शन है। क्लियर? लेकिन यहाँ क्या हो जाता है? चेंज होता है। यहाँ क्या हो जाता है? चेंज होता है। ओके, तो व्हेन इट गोज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, तो एयर में से ग्लास में जाता है रे ऑफ लाइट, तब उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, द रिफ्रैक्शन यानी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, यानी दो मीडियम की बाउंड्री के बीच, बाउंड्री जहां पे है वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। यह हमने देख लिया। ये क्या है? एयर और ग्लास की बाउंड्री है। एयर और ग्लास की क्या है बेटा? बाउंड्री। ओके, ये एयर है, ये ग्लास है, ये दोनों की ये बाउंड्री है। तो वहां रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। जब यहाँ पे इंसिडेंट होगा तब क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ थोड़ी टर्म्स हमें पढ़नी है बेटा। उसमें हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, ओके, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ है। तो पहले तो इंसिडेंट रे कौन सा है? तो जो रे इंसिडेंट होता है दैट इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है? जो रे रिफ्लेक्ट होता है आफ्टर इंसिडेंट, जो रिफ्लेक्ट होता है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, नॉर्मल किसे कहेंगे बेटा? तो ये जो बाउंड्री है, ये क्या है? बाउंड्री, दो मीडियम के बीच का बाउंड्री, मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों के बीच का जो बाउंड्री है, और ये इंसिडेंट पॉइंट है। तो ये इंसिडेंट पॉइंट पे बाउंड्री से आप परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे
and normal at the point of incidence is called angle of incidence. Clear? Or the angle between reflected ray and the normal at the point of incidence is called angle of refraction. रिफ्रैक्शन याद रखना, यहाँ रिफ्लेक्शन मिक्स नहीं होना चाहिए बेटा. तो क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. समझ में आ रहा है? ओके. तो ये रिफ्रैक्ट क्यों होता है? ये रिफ्रैक्ट क्यों होता है? ये लाइट का जो रे है बेंड क्यों होता है? ओके. तो उसका रीजन भी हमें जानना है. तो हमें पता है, चलो आप यहाँ हम गांधीनगर सिटी में, क्लियर, गांधीनगर सिटी है हमारा. तो गांधीनगर सिटी में आपका जो कार का स्पीड होगा और ये अहमदाबाद सिटी क्राउडेड है ना, अहमदाबाद सिटी, यहाँ आपकी कार की स्पीड दोनों में थोड़ा डिफरेंट होगा. ये जो गांधीनगर सिटी है लेस क्राउड है, यानी क्या बोलेंगे? रेरर. ओके. और ये अहमदाबाद सिटी मोर क्राउड है, यानी क्या बोलेंगे? डेंसर. ये क्या बोलेंगे? रेरर. और इसे क्या कहेंगे? डेंसर. तो यहाँ उसका स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा. कार का स्पीड क्या है? हाई है. और यहाँ जो डेंस है वहाँ स्पीड क्या होगी बेटा? कार की स्पीड लो होगी. ओके. तो सेम थिंग यहाँ होता है. रे ऑफ लाइट है तो उसमें रिफ्लेक्शन क्यों होता है? तो यहाँ आपने देख लिया ये एयर है, ये क्या है बेटा? एयर. और ये क्या है? ग्लास. ओके. तो एयर क्या है? ग्लास से लेस डेंस है. एयर क्या है? ग्लास से लेस डेंस. डेंस यानी डेंसिटी बेटा. तो एयर के पार्टिकल के बीच में गैप ज़्यादा होती है, आपको पता है ना. तो यहाँ डेंसिटी कम है और ग्लास के पार्टिकल के बीच गैप कम होती है, यानी यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है. तो एयर क्या है? तो एयर है लेस डेंस और ग्लास क्या है? मोर डेंस. डेंसिटी ज़्यादा है. क्लियर? ओके. तो इसमें स्पीड में चेंज होगा. यहाँ लेस डेंस है यानी यहाँ स्पीड क्या होगा बेटा? हाई हो गई. और यहाँ मोर डेंस यानी यहाँ स्पीड क्या होगा बेटा? लो होगा. ओके. तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन स्पीड ऑफ लाइट. उसका रीजन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा. क्लियर? चलो एयर का तो हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है बेटा, 3 × 10⁸. एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, दोनों का नॉर्मली अप्रॉक्स सेम होता है. ओके. एक्चुअली एयर का क्या है? 2.98 समथिंग है. ओके. 2.98 × 10⁸ है और वैक्यूम का 3 × 10⁸ है, लेकिन दोनों को इक्वल समझते हैं. चलो ग्लास का क्या है बेटा? तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड. यानी यहाँ स्पीड ऑफ लाइट दोनों में चेंज है. दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? चेंज. तो जो चेंज है इसलिए उसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, तो उसका रीजन क्या है? इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ओके. तो यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाती है. एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. ओके. इसलिए क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है. इसलिए क्या होता है? रिफ्रैक्शन. ओके. अभी रिफ्रैक्शन हुआ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ, तो उसका रीजन क्या है? वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कोज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके. वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कोज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके. तो स्पीड ऑफ लाइट जो चेंज होती है उससे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है? बेंडिंग क्यों होता है? उसका रीजन हमें समझना है. ओके. तो यहाँ आप एक फिगर दिए आप देख सकते हो. ये स्पीड ऑफ ये लाइट है, लाइट बीम है. क्या है? लाइट बीम. ओके. तो हमें पता है लाइट का जो लाइट ट्रैवल होती है तो उसका क्या वो कौन सी थियरी पे वर्क करता है? वेव थियरी पे वर्क करता है बेटा. किसके ऊपर वर्क करता है बेटा? वेव थियरी. तो आपको पता है वेव थियरी क्या है? हमने पढ़ लिया. वेव थियरी क्या है बेटा? तो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ है वेव थियरी. तो लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या है बेटा? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट consist of electromagnetic wave. ओके. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना हुआ है. क्लियर? ओके. which do not require any medium. उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी.
क्लियर। मीडियम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, दैट इज वेव थियरी। ओके, वो रिफ्लेक्शन में हमने देखा था बेटा, तो वो वेव थियरी पे वर्क करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो बीम ऑफ लाइट है, उसका ये वेव्स है, ये बीम ऑफ लाइट के वेव्स है, आप देख रहे हैं ये वेव्स है। ओके, बीम ऑफ लाइट का वेव है, क्लियर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बीम ऑफ लाइट है, यहाँ ये पोर्शन पे ये जो बीम है वो फर्स्ट इंसिडेंट होगा और ये बीम लेटर ऑन यानी थोड़ी देर के बाद इंसिडेंट होगा। यानी यहाँ जो है उसका स्पीड फर्स्ट चेंज होगा और यहाँ उसकी स्पीड बाद में चेंज होगी। ओके, थोड़े टाइम के बाद होगी। ओके, तो ये आप समझ सकते हो कि विद द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स ऑन अ वन साइड, speed of light waves on one side of beam of a light changes a little before the change in the speed of waves on its other side cause a change in direction of light। तो इसी रीजन से वो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ आपने देख लिया लेफ्ट हैंड साइड ये जो है ये पहले उसका स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है और यहाँ राइट हैंड साइड लेटर ऑन यानी थोड़ी देर के बाद चेंज होता है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये पहले चेंज हो गया, यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है तो ये पहले चेंज होता है, यहाँ से जो इंसिडेंट हो रहा है वो बाद में चेंज हो रहा है। ओके, इसलिए वो क्या होता है उसका स्पीड ये रिफ्लेक्शन यानी बेंडिंग होता है। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो लाइट वेव्स ऑन दिस साइड यानी लेफ्ट साइड ऑफ अ बीम ऑफ लाइट रीच द ग्लास फर्स्ट, एंटर द ग्लास फर्स्ट एंड स्लो डाउन फर्स्ट। ओके, पहले यहाँ पहुँचती है यानी एंटर भी ग्लास में पहले होगा और पहले उसकी स्पीड स्लो होगी। स्लो क्यों होगी बेटा? स्लो होने का रीज़न क्या अभी हमने देख लिया। भाई ग्लास है ना डेंस है, ग्लास क्या है मोर डेंस है ना, और ये लेस डेंस एयर यानी लेस डेंस, तो यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ ग्लास के अंदर कम होगी बेटा। क्लियर? तो पहले यहाँ एंटर हो जाता है, फर्स्ट इस साइड एंटर हो जाता है इसलिए इसमें स्पीड फर्स्ट स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ बाद में एंटर होता है थोड़ी देर के बाद यानी यहाँ स्पीड बाद में चेंज होगी। तो ये जो स्पीड लेटर ऑन होता है चेंज होता है इसी रीजन से उसमें क्या होता है बेंडिंग होता है। ओके, तो ये जो राइट हैंड साइड है लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ द बीम ऑफ लाइट रीच द ग्लास अ लिटल लेटर, enter the glass a little later and slow down a little later। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो इस यही रीजन से स्पीड ऑफ लाइट की जो लाइट की स्पीड है वो चेंज होती है, उसी रीजन से वो जो बेंड होती है यानी उसमें रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, तो लाइट वेव्स मूव फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट वेव्स मूव फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, देयर स्पीड डिक्रीज। एयर टू ग्लास में जाती है तो स्पीड क्या होती है डिक्रीज होती है। क्यों? तो देयर वेवलेंथ डिक्रीज। तो हमें पता है बेटा स्पीड का इक्वेशन हमने 9th में पढ़ा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू क्या था वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी वेवलेंथ अगर चेंज होगा तो स्पीड भी क्या होगा चेंज होगा। तो स्पीड डिक्रीज बिकॉज देयर वेवलेंथ इज डिक्रीज। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, 9th को रिवाइज बेटा कर लेना। वेवलेंथ क्या था याद होना चाहिए। वेवलेंथ क्या था तो हम उसका वेव बनाते थे, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते थे हम वेवलेंथ लैम्बडा। क्लियर? ओके, ये भी आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो रिवाइज कर लो 9th का। ओके ओके, तो अभी आपने देख लिया भाई स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है यानी चेंज होने से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। क्लियर बेटा? ओके, अभी ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर। ओके, तो ये जो सब है ऑप्टिक्स यानी लाइट का हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा हुआ था। भाई ऑप्टिक्स जो है लाइट होता है वो हम ऑप्टिक्स फिजिक्स का जो ऑप्टिक्स पोर्शन है उसके अंदर पढ़ते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर
मीडियम। ओके, अभी हमने बोला रेयर और डेंस। एयर क्या है? रेयर है, और ग्लास क्या है? डेंस है। ओके, यानी उसमें डेंसिटी एयर में कम है और ग्लास में ज़्यादा है। क्लियर? ओके, तो अ मीडियम इन विच, यानी रेयर में क्या होगा? स्पीड कम होगा ना। ओके, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जिसमें ज़्यादा है, इज नॉन एज ए ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ओके, तो यानी जो रेयर है उसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए स्पीड क्या होगी? ज़्यादा। और डेंस है उसके अंदर डिस्टेंस कम है, इसलिए स्पीड क्या होगी? कम। द मीडियम विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नॉन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ओके, and a medium in which the speed of light is less is known as optically dense medium. Clear? Okay, तो हमें एयर में स्पीड ऑफ लाइट पता है बेटा, 3 × 10⁸। ग्लास में क्या होगा बेटा? तो 2 × 10⁸ होगा। ग्लास में कितना होगा? 2 × 10⁸। वाटर में बेटा कितना है? तो वाटर में है 2.25 × 10⁸। ये तीनों आपको याद रखना है। एयर में ज़्यादा है, वाटर में उससे थोड़ा कम, और ग्लास में उससे भी कम। क्लियर? ओके, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, अगर रेयर में से डेंस में जाता है, रेयर में से डेंस में जाता है, आगे हमने देख लिया भाई एयर है और ये ग्लास है, यानी ये रेयर ये डेंस है। तो रेयर में से अगर डेंस में जाता है, स्पीड रे ऑफ लाइट रेयर में से डेंस में जाता है, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो वो क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ये नॉर्मल है ना, उसकी तरफ वो बेंड होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ फिर से दोड़ते हैं, चलो, ये हमारा नॉर्मल है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होगा? नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। रेयर टू डेंस, तो टूवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर बच्चों? और अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंस टू रेयर में जाता है, तो क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, ये क्या है? नॉर्मल है, ये हमारा ग्लास यानी डेंस, और ये हमारा एयर। क्लियर? तो ये क्या होगा भाई? यहाँ से जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर यहाँ तक? ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो भाई, ये जो इंसिडेंट एंगल एयर टू ग्लास यानी रेयर टू डेंस है, तो इंसिडेंट एंगल I इज ग्रेटर देन R होगा। क्लियर? ओके, और डेंस टू, ये डेंस है, डेंस टू रेयर में जाएगा, तो I इज लेस देन R होगा। I क्या होगा? R से छोटा होगा। क्लियर बेटा? ओके, अभी थोड़े टर्म्स हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। ओके, ये जो रिफ्लेक्शन होता है तो थोड़े टर्म्स पढ़ने हैं। तो यहाँ देख लो, ये ग्लास स्लैब है, ये क्या है बेटा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे, और इसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे, यानी जो थर्ड टाइम रिफ्लेक्ट होता है। ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट, और बाद में फिर से रिफ्लेक्ट होता है, उससे क्या कहेंगे हम? इमर्जेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इमर्जेंट रे। क्लियर? ओके, तो ये इंसिडेंट एंगल है, आपको पता है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। ओके, ये जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहेंगे? इमर्जेंट एंगल। समझ में आ रहा है? इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल और इमर्जेंस एंगल। क्लियर? ओके, तो द लाइट जो होता है, लाइट इमर्ज होता है, इमर्ज यानी जो बाहर निकलता है लास्ट में, जो एयर टू ग्लास टू अगेंस्ट एयर। ओके, इमर्ज फ्रॉम अ पैरेलल साइड। ये साइड कौन सी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए ग्लास स्लैब की। ओके, ग्लास स्लैब है ना ये, यानी ये पैरेलल साइड होनी चाहिए ऑफ अ ग्लास स्लैब इन अ डायरेक्शन पैरेलल विद दैट इन विच इट एंटर्स द ग्लास स्लैब। समझ में आ रहा है? नहीं? ओके, ये जो
इंसिडेंट रे था बेटा, ये क्या था हमारा इंसिडेंट रे। ओके, उसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, तो ये उसका एक्चुअल डायरेक्शन है, देख रहे हो ना। हाँ, अभी ये जो इमर्जेंट रे है, तो इमर्जेंट रे क्या होगा, तो ये जो एक्चुअल इंसिडेंट रे था उसके पैरेलल होगा, उसके क्या होगा बेटा, पैरेलल। समझ में आ रहा है? ओके, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्चुअल रे और इमर्जेंट रे, यानी इंसिडेंट रे जो एक्चुअल है और इमर्जेंट रे है, वो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे coming out of the glass slab is called lateral displacement of the emergent ray of light। उसे हम क्या कहेंगे, lateral displacement of the emergent ray of light कहेंगे बेटा। समझ में आ रहा है? ओके, अभी the angle, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है किसके बीच में, ये जो इमर्जेंट रे है और नॉर्मल है, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हमने क्या बोला, इमर्जेंस एंगल। इमर्जेंस एंगल, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। क्लियर? ओके, इतना याद रखना है, ये याद रख लिया। ओके, अभी आगे चलते हैं भाई। जो कोज ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब, अगर नॉर्मल ही फॉल हुआ, यानी ऑब्लिक नहीं है, नॉर्मल ही है, ये ग्लास स्लैब है। क्लियर? उसके ऊपर ये नॉर्मल है हमारा, ये क्या बनाया हमने, नॉर्मल, उसके ऊपर ही फॉल होगा तो क्या होगा, उसमें कोई एंगल बनेगा, नहीं बनता है ना, एंगल जीरो है। इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है, जीरो, तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन यानी बेंडिंग होगा, तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा। तो इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली to the surface of glass slab, then there is no bending of the ray of light and is goes straight। उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा और वो स्ट्रेट ही बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो अभी हमने यहाँ देखा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक तो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है तो लेटरल ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। क्लियर? एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस ज्यादा हो गई, ग्लास स्लैब की थिकनेस आप ज्यादा कर दो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, यानी ग्लास स्लैब, जो ग्लास स्लैब है उसमें उसके भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वो बढ़ता है तो वो बढ़ता है, कम होता है तो कम होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी क्या है, आप सोचोगे बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, थिकनेस ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ये तीनों के ऊपर डिपेंडेबल है। क्लियर? ओके, यहाँ देख रहे हो ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, तो परपेंडिकुलर है, तो नो चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर? वही फिगर दिया हुआ है। ओके, अभी इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन होने से क्या क्या इफेक्ट होती है। ओके, तो रिफ्रैक्शन होने से एक तो आप अगर कोई ग्लास, वाटर फिल किया हुआ ग्लास है, उसके अंदर पेंसिल रखोगे तो वो आपको बीच में से ब्रेक हुई वैसा लगता है। ओके, यहाँ आप देख सकते हो ये फिगर। ओके, ये पानी भरा हुआ है, ये ग्लास है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, उसके अंदर आप पेंसिल रख रहे थे, यहाँ से देख रहे हो ना, ये पेंसिल क्या है, ब्रेक हुई वैसा लगता है। ओके, और क्या होता है, तो भाई कोई ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर है, ये कोई ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर है, तो वो क्या होगा,
रेज हुआ है, ऊपर की साइड दिखता है आपको, क्या दिखता है बेटा, ऊपर की साइड, उसकी एक्चुअल डीपनेस है उससे वो हमें क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा। क्लियर बेटा, ओके। सेम थिंग पूल का जो वाटर होता है, स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है, ओके, तो यानी स्विमिंग पूल कितना डीप है वो हम परफेक्टली जज नहीं कर पाते, वो क्या होता है, थोड़ा रेज हुआ है, ओके, एक्चुअल रियल डेप्थ आप पता नहीं कर पाते, आपको क्या लगता है वो थोड़ा डीप कम है, उसका डीपनेस थोड़ा आपको कम लगेगा, ओके, यानी एक्चुअल डीपनेस आप नहीं मेजर कर पाओगे विजुअली, ओके। फिर अगर कोई लेटर्स है, यानी यहाँ सब लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम ग्लास स्लैब रख देते हैं, इसके ऊपर हम क्या रख देंगे, ग्लास स्लैब, तो हमें क्या लगेगा, ये जो लेटर्स है वो थोड़े रेज हुए हैं, यानी ऊपर की साइड है, ऐसा लगता है। दोज वर्ड्स ऑफ राइटिंग विच आर बिलो द ग्लास स्लैब एपियर रेज, यानी हायर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। और क्या हो सकता है बेटा, तो जो रात को आप स्टार्स देख रहे हो ना, वो ट्विंकल होते हैं, आप छोटे थे तब पढ़ते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, ओके, ये जो स्टार्स है ट्विंकल होते हैं वो भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ही है, स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट, ओके, वो भी क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा है बेटा, ओके, तो यहां तक पता चल गया, ओके। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको करना है बेटा, उसका शॉर्ट कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, तो एक्सरसाइज भी आपको करनी है। क्लियर, अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, तो वैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है बेटा, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हमें पढ़ना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन जो होता है उसके भी लॉ है। तो एक तो जो कॉमन है जो रिफ्लेक्शन में था वही सेम, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें रिफ्लेक्टेड, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल आर द सेम प्लेन, वो सब क्या है, सेम प्लेन पे है। क्लियर, तो वो हमें पता है, वो तीनों सेम प्लेन पे होता है, एक है। दूसरा जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें हमने बोला था, रिफ्लेक्शन में क्या बोला था, I इक्वल टू आर बोला था बेटा, रिफ्लेक्शन में हमने क्या बोला था, I इक्वल टू आर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, I नॉर्मली डज नॉट इक्वल टू आर, I और R नॉर्मली इक्वल नहीं होते हैं, ओके, नॉर्मली नहीं होता है। एक ही कंडीशन होती है 45 वाली, 45 एंगल होता है अगर इंसिडेंट का, तो रिफ्लेक्शन का 45 होता है, दोनों सेम होता है 45 एंगल पे, बाकी सेम नहीं होते, ओके। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, यानी साइन आई, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कांस्टेंट, वो क्या है, कांस्टेंट है। इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, जो पेयर ऑफ मीडियम है उसके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके। ये स्नेल ने फाइंड आउट किया था, ये स्नेल ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसे स्नेल्स लॉ भी बोलते बेटा, ओके। स्नेल लॉ क्या है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर, तो आप जो है ये इंसिडेंट रे, ये इसका एंगल यानी साइन आई फाइंड आउट करोगे और साइन आर फाइंड आउट करोगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड। अगर इंसिडेंट एंगल आप चेंज करते हो, इंसिडेंट एंगल आप चेंज करते हो, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, चेंज, लेकिन दोनों का साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी बेटा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो हमने बोला था आगे। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन आई, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट यानी साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू पर्टिकुलर मीडियम, एयर में से कोई भी मीडियम में जाता है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, is called refractive index of that medium, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे, तो n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, वो दोनों का साइन। क्लियर, ओके। ये साइन फिर कौन सी चीज है, सीन कौन सी चीज है, तो सीन हमें पढ़ना है बेटा मैथ्स के अंदर। ओके, उसमें ट्रिगो आता है, ट्रिगोनोमेट्री, उसके अंदर आएगा ये, तो कोई बात नहीं। अभी ये तो याद रखो, सीन आई अपॉन सीन आर, उसकी कोई वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको वैल्यू दे दिया होगा। सीन 37 इक्वल टू 0.60, सीन 24 इक्वल टू 0.40। वॉट इज एन, तो एन इक्वल टू सीन 37 अपॉन सीन 24 इक्वल टू 1.50। क्लियर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो गया, 1.50 हो गया। क्लियर, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा, तो कोई यूनिट नहीं होता है बेटा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है, सीन आई अपॉन सीन आई, और सेम क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है, उसको डिवाइड कर दो तो यूनिट भी कट हो जाता है ना। तो नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज अ नो यूनिट, उसको कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर बेटा, ओके। यहाँ एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम। अ बीम ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर इनटू सब्सटेंस एक्स, कोई भी एक्स सब्सटेंस में से पास हो रहा है, एयर में से एक्स सब्सटेंस में। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बी 72, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई इक्वल टू 72 दिया हुआ है। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर इक्वल टू 40 दिया हुआ है बेटा। क्लियर, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने बोल दिया भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन आई, तो साइन 72 और साइन 40 दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो, दोनों को डिवाइड करना है। वैल्यू दिया हुआ है ना, ये रहा वैल्यू। ओके, वो पुट कर दो यहाँ। क्लियर, तो यहाँ 0.951 अपॉन 0.642, तो क्या मिल जाएगा 1.48 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स। कोई भी सब्सटेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो 1.48 है ये क्वेश्चन के अंदर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, क्या हुआ, एयर में से ग्लास में जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर, तो ये इसको ऐसे डिनोट करते बेटा, एयर में से ग्लास में एंटर हो रहा है। एयर में से अगर ग्लास में एंटर हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास। ओके, वैसे लिखना है एयर एन ग्लास, यानी ANG। ओके, तो कोई डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड से लिखा हुआ है। ओके, जिस मीडियम में से पहले एंटर हो रहा है वो आगे लिखते हैं, और जिस मीडियम में एंटर हो रहा है उसके पीछे लिखते हैं। ओके, यहाँ एयर में से ग्लास में जा रहा है तो एयर आगे लिखते हैं, ग्लास पीछे लिखते हैं। किसी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है भाई, जो ग्लास जिसमें जा रहा है वो पहले लिख दिया है, और उसके पीछे जिसमें से आ रहा है वो लिखा हुआ है, यानी इंसिडेंट हो रहा है। ओके, यानी एयर जो इंसिडेंट जिसमें से इंसिडेंस हो रहा है वो आगे लिखता थे, तो उसको उसके पीछे भी डाल दिया हुआ है। ऐसे भी है, तो उसका मीनिंग भी क्या हुआ, एयर में से निकलता है ग्लास में जाता है। ओके, यहाँ भी क्या है, एयर में से पास ऑन होके ग्लास में जाता है। यहाँ क्या है, एयर में से पास होके ग्लास में जाता है। ओके, दोनों सेम थिंग है, कंफ्यूज मत होना। ओके, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, तो हमने एंगल के रेफरेंस में लिखा, उसको आप स्पीड के रेफरेंस में भी लिख सकते हो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो बी रिटर्न एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। ओके, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, यानी जो दो मीडियम है उसके अंदर उसका स्पीड क्या है उसके रेफरेंस में भी लिख सकते हो। मीडियम 1 एंड 2, यानी 1 में से निकल के 2 में जा रहा है। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट यानी V1 अपॉन V2। क्लियर बच्चों? ओके, तो 1 एंड 2, तो उसे रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 का, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1,
1 के रेफरेंस में विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी 1 में से निकल के 2 में जाता है, तो हम क्या कहेंगे 1 and 2, यानी 1 वाला न्यूमरेटर होगा, 2 वाला डिनोमिनेटर होगा, याद रखना है। ऐसे भी लिख सकते हो N21, यानी 1 में से पास होके 2 में जाता है। क्लियर, याद रखना है। अगर ये जो मीडियम 1 है, अगर मीडियम 1 हमारा मीडियम 1 एयर है और वैक्यूम है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ओके, अगर दोनों मीडियम डिफरेंट है, एक जो मीडियम 1 है वो एयर और वैक्यूम के अलावा और कोई मीडियम है, एयर और वैक्यूम के अलावा और कोई मीडियम है, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल और कोई भी मीडियम है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मीडियम 1 हमारा क्या होना चाहिए, वैक्यूम और के अलावा कोई भी चलता है, सब्सटेंस चलता है, वाटर है, पेट्रोल है, केरोसिन है, कुछ भी है, तो तब हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इक्वेशन सेम रहेगा, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, ओके। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर दोनों मीडियम आपको मेंशन करना पड़ता है, वाटर ग्लास, वाटर और ग्लास है तो वाटर और ग्लास, तो WNG वैसे लिखना पड़ता है। यहाँ क्या लिखोगे आप, NGW, यानी वाटर में से ग्लास में पास हो रहा है, और क्या लिखोगे WNG, यानी वाटर में से ग्लास में पास हो रहा है। ओके, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो उसको आप उसके अंदर आपको एयर को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वैक्यूम को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली N ग्लास लिखो, यानी आगे एयर है, मीडियम 1 क्या है, एयर, और वैक्यूम है, वैसा आपको गेस कर लेना है। ओके, अगर आपको NG दिया हुआ है, यानी क्या हुआ, तो मीडियम 1 हमारा क्या था, तो मीडियम 1 हमारा एयर ही है, वैसा हमें सोच लेना है। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और एयर वो भी सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्स ले लेते हैं ना, दोनों में अप्रॉक्स 3 ले लेते हैं। क्लियर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑलमोस्ट दोनों क्या है, सेम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। एयर के रेफरेंस में लोगे तो क्या कहोगे बेटा, हमने देख लिया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहोगे। क्लियर, ओके, उसमें एयर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर NG लिखा हुआ है तो यानी क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा, यानी विथ रेफरेंस टू एयर होगा। याद रखना है ये। ओके, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास NG, यानी ओनली NG दिया हुआ है, यानी क्या हुआ, विथ रेफरेंस टू एयर, विथ रेफरेंस टू एयर, यानी क्या होगा, तो भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 × 10⁸, ग्लास में क्या था, 2 × 10⁸, दोनों को डिवाइड करो, क्या होगा, 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो गया बेटा, 1.5 हो गया। क्लियर, ओके, यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, क्या है, एयर इनटू ग्लास, हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी N किसका, ग्लास का, एयर इनटू ग्लास ANG कितना दिया हुआ है, 1.5, NG भी लिख सकते हो आप। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए ग्लास, तो लाइट की स्पीड क्या होगी ग्लास के अंदर। ओके, तो हमें पता है ANG यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है, पुट कर दो ना बेटा, 1.5 रख दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है 3 × 10⁸, तो इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा,
ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो किसके ऊपर डिपेंड्स है, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, ओके, ऑफ द मीडियम एंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ कौन सी है, ओके, तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, ओके। यहाँ आप देख सकते हो, वीडियो पोज करके सब नोट डाउन कर लो, ऐसे तो बहुत ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1.003 यानी 1 ले लेते हैं, ओके, वाटर का 1.33, ओके, ये तो पता ही होना चाहिए, ओके, ग्लास का 1.5 अभी हमने फाइंड आउट किया, ग्लास का 1.5, क्लियर, ओके। ऐसे तो बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी एग्जाम क्वेश्चन होगा तो आपको दिया होगा भी इसका क्या है, इसका क्या है, ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। अभी ऑप्टिकली डेंस वर्ड्स आ गया ना, आगे पढ़ लिया हमने, ऑप्टिकली डेंस यानी क्या, हाँ, द सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर, ओके, उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर, और लेस है तो उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकली रेयर, क्लियर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, यहाँ देखो आप, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये ऑप्टिकली क्या है, डेंस है, कंपेयर टू ये सब, ये ऊपर वाले जो है उससे कंपेयर में ये क्या है, ऑप्टिकली डेंस है, ओके। कोई भी ले लो आप, केरोसिन 1.44, तो वो वाटर से क्या है, ऑप्टिकली डेंस है, वाटर के कंपेयर में क्या है, ऑप्टिकली डेंस, ओके। यहाँ रूबी ले लो, तो रूबी क्या है, तो रूबी बेंजीन के कंपेयर में ऑप्टिकली डेंस है, क्लियर बेटा, ओके। यानी जो ऑप्टिकली डेंस होता है उस हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई होगा, ये याद रखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली डेंस होगा। यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, भाई केरोसिन है, टर्पेंटाइन है, वाटर, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.44, 1.47, 1.33, इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज लाइट ट्रैवल फास्ट, किस में फास्ट ट्रैवल करेगा, ओके। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन ज़्यादा है, हाई है, वो क्या है, डेंस है, ओके। तो यहाँ देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है यानी ये डेंस होगा, डेंस है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस हो गई, ये भी इसके कंपेयर में 1.33 के कंपेयर में ज़्यादा है यानी ये भी डेंस है तो उसमें भी हाई होगा, तो ये 1.33 में स्पीड क्या होगा, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये ऑप्टिकली डेंस नहीं है ये कंपेयर में, तो इसमें स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्लियर। तो इसके अंदर स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है बेटा, ओके। तो ये पता चल गया, तो भाई जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑप्टिकली डेंस है, और ऑप्टिकली डेंस है तो उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्लियर। ऑप्टिकल रेयर है तो स्पीड ज़्यादा होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, 1 to 2 में जा रहा है, इज इक्वल टू मीडियम 1 to 2 में जा रहा है, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम 2 to 1। यानी यहाँ फर्स्ट केस के अंदर लिख सकते हैं 1 to 2 में जा रहा है, 1 and 2। सेकंड केस में लिख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है बेटा, सेकंड केस जो ये केस है इसके अंदर क्या हो रहा है, तो मीडियम गोइंग फ्रॉम 2 to 1, ये मीडियम 2 के अंदर से 1 में जा रहा है, यहाँ से एंटर होके यहाँ निकल रहा है 2 to 1, क्लियर। तो ये जो 1 and 2 ये क्या हुआ, तो रेसिप्रोकल ऑफ n to 1 होगा, क्लियर, ओके। याद रखना उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओके। उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर टू वाटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एयर टू वाटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ओके। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर,
तो वाटर टू एयर जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो क्या बोला हमने, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल यानी 1/1.33 कर दो, तो यानी क्या मिल जाएगा आपको 0.75। क्लियर बच्चों, तो यहाँ तक पता चल गया, ये याद रखना है। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन द मीडियम विच हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका लेस, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस यानी क्या हुआ, तो लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ऑप्टिकली रेयर हुआ, और ऑप्टिकली रेयर यानी स्पीड हाई। क्लियर, ये याद रखना है बच्चों। तो यहाँ तक पता चल गया। ओके, नेक्स्ट हम कल लेके आएंगे, आज बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, तो नेक्स्ट हम कल लेके आते हैं। ओके बेटा, तो वीडियो देखो 2-3 बार, कंडीशन है 2-3 बार तो देखना ही पड़ेगा, और रीड भी आपको करना ही पड़ेगा। ओके बेटा, बाय।